बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़र, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हम जैसे हम सब जानते हैं कि पीएसएल हमारा सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ी कमोडिटी है और आज उसका मेला सजने को तैयार है और उसकी जो इफ्तिताई तकरीब है उस वाले से भी तैयारियां जारी हैं और ट्रॉफ़ी की रनुमाई भी की गई है लाहौर में। इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और काफ़ी अपडेट्स हैं। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े सीनियर तजियाकार नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, पीएसएल के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा था, उस हवाले से प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। भाई देखें, टीम्स तो हर दफा बैलेंस होती है। कोई एक आध टीम तगड़ी हो जाती है, जिस तरह बॉलिंग में एज था लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियन को राशिद खान के ना होने की वजह से और हारिस रऊफ के उस तरह के फॉर्म में ना होने की वजह से शायद ये बैलेंस हो जाएगा बाकी टीमों में, वरना वो उनकी बॉलिंग एक इतनी तगड़ी हो जाती थी जी। कि बाकी टीमों के लिए सरवाइव करना मुश्किल होता था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख लेते हैं तो जो टीम जल्दी बन गई टीम, वही टीम हमने देखा है कि क्लिक करती हुई दिखाई देती है। इट्स अ टीम गेम। हर साल कुछ खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ता है, कुछ खिलाड़ी नए आते हैं, तो एक नया चैलेंज हर दफा हर टीम को होता है। उनको अपना नया कॉम्बिनेशन सेटल करना पड़ता है। तो उस लिहाज से जो टीम जितनी जल्दी टीम बनेगी वो उतने फायदे में रहेगी। अभी तक बहुत सारी टीमों के साथ कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते जी। हैं तो अभी कप्तान के सिलसिले में वो लोग थोड़े से शिशुपंज में मुब्तला है और अब उन्होंने अपने हेड कोच शेन वॉटसन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी है कि वो तकर्रुर करेंगे कप्तान का। और सरफराज को भी जो है वो ज़ाहिर नदीम उमर भाई के बहुत ही करीब है सरफराज, जिस तरह हमने देखा है अब तक उनको। तो अब ये बड़ा एक, मैं जानता हूँ नदीम भाई के लिए बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा, क्योंकि अगर आप सरफराज की रिसेंट पास में हम्म। परफॉर्मेंस देखेंगे T20 क्रिकेट में इतनी ज्यादा वो कप्तान था जिसको कप्तान हटाना नहीं चाहिए था। वो बहुत बड़ी गलती हुई थी नहीं, पाकिस्तान नदीम भाई, क्रिकेट टीम के लिए। नसीम भाई, ये नदीम भाई ने हमेशा ये बात की, नदीम उमर साहब ने, कि हम जब तक पीएसएल खेलेंगे और सरफराज जब तक क्रिकेट खेलेगा हमारा कैप्टन रहेगा। ये सडन जो डेवलपमेंट आई कि सरफराज को कैप्टनसी से हटाया जा रहा है, बात की जा रही है, इसके पीछे रीजन क्या लग रही है आपको? क्योंकि ओबियसली जब ड्राफ्ट की बात हुई थी तब भी हमने देखा सरफराज ही उनके कप्तान थे, तो सडन ये क्या रीजन बनी आपके ख्याल में? देखिए, आज अगर आप ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी देखेंगे तो कप्तान सरफराज ही थे। हम्म। वहां पे सरफराज ही खड़े हुए थे। आज तक की तारीख की अगर हम बात करें तो मैंने कहा ना कि सरफराज और नदीम भाई का एक चोली दामन का साथ है। एक इतने अरसे से दोनों एक बच्चों की तरह उन्होंने उसकी परवरिश की और अब फिर वो पाकिस्तान का कैप्टन बना। सरफराज को जो लास्ट हटाया गया था कैप्टनशिप से, वो पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी गलती थी। जी। उस वक्त हम एक मार्जिन से नंबर 1 टीम थे। हमारी टीम टीम बनी हुई थी। देखें, इट्स अ टीम गेम। मैंने जो स्टार्ट में आपको बात कही कि जो टीम बन जाएगी वो उतनी जल्दी क्लिक करती हुई दिखाई देगी पाकिस्तान सुपर लीग में। वो टीम बन गई थी। आज भी बाबर आजम बात करते हैं कि सरफराज का बहुत बड़ा रोल है मेरे कैरियर के ऊपर। शहनशाह अफरीदी को भी आप ये कहते हुए सुनेंगे। लेकिन हर चीज का एक टाइम तो होता है ना इरफान भाई। जी। कोई भी चीज होती है वो ज़ाहिर आगे बढ़ती चली जाती है। शायद यही तमाम चीजें होंगी। एक अकेले नदीम उमर भाई का डिसीजन होता तो मैं समझता हूँ शायद सरफराज ही कैप्टन होते। हम्म। लेकिन पूरा एक थिंक टैंक है कोयटा ग्लैडिएटर्स का। चेयरमैन का आखिरी फैसला जरूर होता है, लेकिन सबकी मशावरत होती है और वो मशावरत आज की तारीख तक जारी है। हम ये भी देख सकते हैं कि सरफराज कैप्टन होंगे, वही कंटिन्यू कर रहे हो। पिछले 3-4 साल में फॉर्मर चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। जी। शायद ये चीजें होंगी कि जिसने सोच पे मजबूर किया हो थिंक टैंक कोयटा अच्छा ग्लैडिएटर नसीम को। भाई, अगर हम बात करें तो कराची किंग ने भी कैप्टन अपना चेंज किया, शान मसूद उनके कैप्टन आ चुके हैं और ओबियसली अब पाकिस्तानी टीम को भी हम देख रहे हैं कि वो टेस्ट में लीड कर रहे हैं। क्या आपके ख्याल में ये अच्छी डिसीजन लगता है? और सेकंडली उनके कम्बिनेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मोस्ट लाइकली काफ़ी प्लेयर चेंज हुए हैं, हसन अली भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से इनके पास आए हैं, और इनकी कैप्टनसी के हवाले से क्या आपकी राय है? देखिए, एज ए कैप्टन बात करेंगे तो एक्सपीरियंस है शान मसूद। अगर मैं इन पीएसएल की 6 टीमें देखता हूँ तो मुझे सबसे कमजोर टीम ऑन पेपर, जो मैंने कहा ना वो टीम बन गई तो फिर कोई नहीं पकड़ सकता, जी। लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखें तो मुझे आज भी कराची किंग्स की टीम सबसे कमजोर दिखाई दे रही है ऑन हम्म। पेपर अगर मैं बात कर लूं। बहुत सारे उनके प्लेयर्स चले गए। जो प्लेयर्स उनके पास उनके फोल्डर में मौजूद हैं, जो उन्होंने पिक किए हैं, अगर आप 6 टीमों को कंपेयर एक सामने साथ रख के करेंगे तो शायद आपको दिखने में सबसे कमजोर टीम लगेगी। शान मसूद अपनी लीडरशिप से किस तरीके से इस टीम को उठाते हैं।
फिर वसीम अकरम, मुझे याद है जब लास्ट पीएसएल का फाइनल खेला जा रहा था जिस वक्त मुल्तान सुल्तान और कलंदर्स के दरमियान, जी तो मैं मोइन खान और वसीम अकरम के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था और जिस दौरान में मैच चल रहा था एक निजी कंपनी के लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। तो वसीम अकरम ने उस वक्त एक बात कही थी कि अब मैंने बहुत लोगों की बात सुन ली जी कि इसको रख लो उसको रख लो, अब जो फैसला करूंगा मैं खुद करूंगा। तो वो मेरे पास आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है उनका वो क्लिप के जिसमें उन्होंने कहा था। तो अगर ये वसीम अकरम के अपना फैसला है, ये ज्यादा चीजें उन्होंने खुद डिसाइड की है, लेट्स सी के ये क्या होता है। लेकिन अगर ऑन पेपर आप मुझसे बात करेंगे, शान मसूद को बहुत एफर्ट करना पड़ेगी एज ए कैप्टन इस टीम को जेल रखने में, इस टीम को टीम बनाने में। जी सबसे पहले टीम बनाने के लिए शान मसूद को बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, ये पीएसएल के हवाले से और तमाम टीम्स के कॉम्बिनेशन के हवाले से नसीम भाई हम फ्यूचर में भी बात करते रहेंगे। थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा अंडर-19 के हवाले से। जिस तरह मैंने अभी इंट्रो में भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी साइड है जिसने आईसीसी के 27 टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें अंडर-19 भी आती है, मेन क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट भी आती है। एक तो उनकी माइंडसेट की बताइए, और ये जो भारत उनसे कम से कम ये कुछ 6-7 मंथ के टेन्योर के अंदर हमने देखा कि 3 आईसीसी के फाइनल हार चुके हैं, टेस्ट चैंपियनशिप हारा, वनडे का फाइनल हारा और अभी अंडर-19 का फाइनल भी इनसे हार चुके हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बताइए, क्या ये मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है ऑस्ट्रेलियन हर फॉर्मेट के अंदर और हर लेवल पे, चाहे जूनियर या सीनियर लेवल पे, और वुमेन की भी बात की। और दूसरा ये एशियन का क्या माइंडसेट है कि फाइनल तक तो अच्छा खेलते हैं, हम भी सेमीफाइनल में थोड़ा अनफॉर्चुनेट ज़रूर कहना चाहिए हम रहे, और फाइनल में हम भी नहीं पहुंच पाए, और भारत भी वही चीज़ हुई, रिपीट सब कुछ हुआ जिस तरह सीनियर टीम की तरफ से हुआ था। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक नेशन ऐसी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, वो बेस में इतना काम करते हैं। हमारी तरह नहीं होता एक पीएसएल खेलने के बाद वो खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आ जाता है। वो 5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खाने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम में आता है, ऐसे नहीं आ जाता। फिर उनकी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है, आप अगर उनके वो बेस बहुत स्ट्रांग है उनकी। अगर दुनिया की वो किसी भी टीम से खेल रहे होते हैं ऑस्ट्रेलियन, मैं एशिया की तो बाद में बात करता हूँ, दुनिया की किसी भी टीम से खेल रहे होते हैं, 70% मैच से पहले उनकी जीत का इम्कान होता है बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। वो इतने तगड़े आते हैं ग्राउंड के अंदर, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी डिफरेंट होती है, और वो बॉडी लैंग्वेज बचपन से बनाई जाती है, और वो ग्रूम होता है जब वो 5 साल पहले बचपन में, फिर उसके बाद 5 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हमारी टीम अनफॉर्चुनेट रहा। इंडिया की मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी टीम की जरूर इरफान भाई बात करूंगा। जी आप अगर देखेंगे तो जो मसला हमारी ऊपर की सतह पे दिखाई दे रहा है वही हमें नीचे की सतह पे दिखाई दिया, और वो है बैटिंग। जी हमारी बैटिंग क्रूशियल मैचेस के अंदर कोलैप्स कर जाती है। जो ऊपर दिखाई दे रहा है सिस्टम, वो नीचे भी दिखाई दे रहा है। इस चीज को बड़ा देखने की जरूरत है कि हमारी जो जूनियर्स आ रहे हैं वो भी, हमने 2-3 मैचेस 150, 160, 170 के खेले। ऐसे ही हमारी ये टीम जो थी वो बड़ी आसानी से ये बैटिंग चल रही थी। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एशियाई टीमों को क्या होता है, दे प्लेड राउंड मैचेस वेरी वेल, और लेकिन जहां पे नॉकआउट मैचेस आते हैं, कोई क्रूशियल मैच आ जाता है, वहां वो कोलैप्स कर जाते हैं। ये इंडिया के साथ भी है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है। अभी रिसेंट पास्ट में आप इंडिया का फाइनल देखें, जो इंडिया में ही खेला गया था, इंडिया सारे मैच जीत के गए थे और जाके फाइनल वो बुरी तरीके से हार गए थे बिकॉज ऑफ दी माइंडसेट। जो माइंडसेट ऑस्ट्रेलियंस है, अब इंग्लैंड का भी माइंडसेट चेंज हो गया, न्यूजीलैंड का भी माइंडसेट चेंज हो गया। इंडिया ने भी काफी हद तक अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन वो जो एक अप्रोच है एशियाई सिस्टम की, वो थोड़ा सा जो है ना, वो मेरे ख्याल में अभी तक एशिया को अगर मैं कंपेयर करता हूँ दूसरे टीयर के साथ, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका आते हैं, अभी मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनली फीलिंग है, गो के इंडिया बहुत पैसा खर्च करता है, सारी दुनिया को ला के अपने पास खिलाता है। पाकिस्तान और इंडिया स्टिल बराबर ही हैं, जूनियर सतह पर भी और सीनियर सतह पर भी, और उनको एज अपने माइंडसेट की वजह से। नसीम भाई, ये जो बॉलिंग का टैलेंट पाकिस्तान को मिला, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं रहा, सीनियर लेवल पे भी बॉलिंग में भी हम बहुत सफ़र किया लास्ट 6-7 मंथ में। एशिया कप देख लें, वर्ल्ड कप देखा, और अभी ये 2 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, तो जो जूनियर का हमें बॉलिंग का टैलेंट नज़र आया, ये बहुत आउटस्टैंडिंग था और बड़ा डिफरेंस क्रिएट इन्होंने किया बाकी टीम्स के मुकाबले में। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप कि ये वाकई पाकिस्तान की जो एक रिकग्निशन है फास्ट बॉलिंग, वो हमें नज़र आ रही है कि जूनियर लेवल पे भी उसी तरह इंटैक्ट है? पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का टैलेंट ऐसा नहीं है इरफान भाई के नहीं रहा।
हमने क्या किया कि हमने माइंडसेट बना लिया था कि 16 खिलाड़ी खेलेंगे, 3 फास्ट बॉलर हमारे होंगे, नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ। हमने बाकियों की जानिब तो देखा नहीं आमिर जमाल कैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमने जब चेक किया तो पता चला ये तो बहुत ही जबरदस्त स्पार्क है बॉलिंग बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट के अंदर। हम क्या इनको चेक करेंगे या हम फिर वापस वही जो एक लकीर के फकीर वाली मिसाल हो जाती है, ये कप्तान हो गया, ये 16 खिलाड़ी हो गए और इन्हीं के गिर्द हमारी क्रिकेट चलेगी। हम उसको अनफिट करने को तैयार हो जाते हैं लेकिन उसको बदलने को तैयार नहीं होते। हमें इन तमाम चीजों पे सोचना होगा। वर्कलोड मैनेजमेंट पूरा एक डिपार्टमेंट है हर क्रिकेट बोर्ड में। हमारे यहाँ दिखाई नहीं देता वर्कलोड मैनेजमेंट है क्या। अभी हफीज साहब बात करते हुए दिखाई दिए थे कि वर्कलोड मैनेजमेंट की। भाई आप शाहीन शाह अफरीदी को पहले टेस्ट के बाद दूसरे में आराम देते, तीसरा खिलाते। आपने 2 एक साथ खिला दिए, क्रूशल मौके पे जिस वक्त जरूरत होती है वहां पे आपके पास वो अवेलेबल नहीं होते। इसी तरह अब क्रूशल मैचेस, क्रिकेट बहुत बढ़ गई है। देखें अब जो लीग क्रिकेट हो गई है उसके अंदर अब खिलाड़ी तो पर तोल रहा है कि मुझे किसी तरीके से रिलीज करो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, मैं जाके वो लीग खेलूं। ऐसा ही है। अब तो इस अप्रोच के साथ वो चल रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने मुल्क की क्रिकेट में भी जो है वो वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए क्रिकेट चलाना मुश्किल है। अच्छा, ये नसीम भाई आपके होने का फायदा उठाना चाहूंगा, ये बताइए ये जो नई अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन पीसीबी का, जो दुनिया में हमारा एक मजाक बना कि पाकिस्तान में 1.5 साल की टेन्योर में चौथा पांचवा ये चेयरमैन आ रहा है, एक मीटिंग करके जाता है, आप फिर कोई और जाता है। इस हवाले से बताइए ये जो अपॉइंटमेंट है ये आपको लगता है कि कैसी है, और दूसरा ये लॉन्ग लास्टिंग लगती है आपको? लगता है कि ये शायद 3 साल टेन्योर पूरा कर पाएंगे? क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी है जैसे ही पैटर्न चीफ आते हैं वो फिर किसी ना किसी वजह से अपने बंदे को लेके आ जाते हैं। तो इस हवाले से आपको क्या ख्याल है? देखिए मोहसिन नकवी साहब एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत है और काफी एस्टेब्लिशमेंट से लेके हर जगह पर वो अपनी काफी हद तक जड़ों को मजबूत बना चुके हैं। उस लिहाज से मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे आप सोच रहे हैं कि शायद कल हुकूमत आएगी और वो चेंज हो जाएंगे या बदल दिए जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। चाहे मोहसिन नकवी आए या जो भी आए, उनको एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा मजाक बनता है कि एक मीटिंग में कोई दूसरा चेयरमैन गया था, दूसरी मीटिंग में वो चेयरमैन गया कि जो जाके जो ना, मैं आपको बड़ी एग्जांपल दूं आपको। हमारे यहाँ जो चेयरमैन लगते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप हैरान होंगे। एक चेयरमैन लगे, उस वक्त मैं दुबई में सीरीज कवर कर रहा था। वो पहली मर्तबा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में दुबई पहुंचे। मैं इत्तेफाक से सीरीज कवर कर रहा था, मैंने कहा चलो आईसीसी के इजलास में भी चले जाते हैं। आप यकीन करें सुबहान अहमद और समी बर्नी मेरे साथ खड़े हुए थे वहां पे, और हमारे चेयरमैन जो पहली मर्तबा आईसीसी के इजलास में शिरकत के लिए आ रहे थे वो 45 मिनट लेट पहुंचे थे। अब आप मुझे ये बताइए कि हमें सीरियस कौन लेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खेल एक खेल नहीं है पाकिस्तान में यार। इस मुल्क में महंगाई, मसाइल, फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद कोई इंटरटेनमेंट रह जाती है तो वो क्रिकेट रह जाती है कि लोग बैठते हैं अपने गमों को भूलने के बाद थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। और एक ही चीज रह गई है कि जब ये मैच हो रहा होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जितने दिल से लगते हैं, खुल के लगते हैं, ऐसे नहीं लग रहे होते पूरे मुल्क में। ऐसा ही है। तो आपको इस खेल की इज्जत करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको अपनी सियासत के जरिए हैंडल करें कि यार ये अच्छा बंदा है, इसकी मुझे जरूरत है, इसको मैं लगा देता हूँ चेयरमैन। ये ना करो भाई। उसकी कैपेबिलिटी क्या है? मुझे अच्छी लगी थी जनरल तौकीर ज़िया की बात। अभी मैं पिछले दिनों में एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 3-4 कैंडिडेट होने चाहिए और उनका एक प्रॉपर इंटरव्यू हो, और वो इंटरव्यू लेने वाले ऐसा ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने हुक्काम बैठे हो। वो इंटरव्यू, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसका इंटरव्यू करने के लिए आपको जो हाईली कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, जो दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे थे, उनको ला के बिठाएं, उनसे इंटरव्यू करवाएं। वो करना क्या चाहते हैं, वो क्या अपने साथ प्लान लेके आ रहे हैं, उनकी अपनी क्रिकेट की नॉलेज क्या है, वो कितना जानते हैं खेल के बारे में। और बिल्कुल नसीम भाई आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरा ये दुनिया में एक तो मजाक बना, दूसरा जब टेन्योर पूरा नहीं होता तो एक ज़्यादा मजाक बनता है हमारी क्रिकेट के लिए और स्पोर्ट्स के लिहाज से भी। नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको दोबारा जहमत देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।